Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsen Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन का पार्ट नर्वस कोऑर्डिनेशन. तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ. कोऑर्डिनेशन में जैसा कि हम जानते हैं दो बेसिक पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड इज केमिकल कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज अबाउट नर्वस कोऑर्डिनेशन. तो जब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो इट मींस कि बुनियादी तौर पर हम क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन्स का जो सिस्टम है बॉडी में उसके बारे में बात कर रहे हैं. जब हम की कॉन्सेप्ट्स देखें जो कि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम ऑफ मैन जिसमें नर्व इंपल्स एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसमें हम रिसेप्टर्स, उसके बाद न्यूरॉन और इफेक्टर्स के बारे में जानेंगे. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा साइनेप्स जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल्स. तो सेल्स के दरमियान जब एक्शन पोटेंशियल की जो है वो ट्रांसमिशन होती है या ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बिटवीन द न्यूरॉन जब होती है तो उसके लिए साइनेप्स इसमें दो तरह से होती है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स. और उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अक्रॉस द साइनेप. ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे या की कॉन्सेप्ट होंगे जो कि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जब हम नर्वस सिस्टम ऑफ मैन की बात करते हैं तो नर्वस कोऑर्डिनेशन इन मैमल्स का जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं या उसके जो की स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में देखें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन बुनियादी तौर पर न्यूरॉन्स की वजह से जो मैसेज को रिसीव करना रिसेप्टर के जरिए, फिर उसको न्यूरॉन्स के जरिए प्रोसेस करना और फिर इफेक्टर के जरिए इफेक्ट क्रिएट करना. तो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि किसी भी जो नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए. सबसे पहला रिसेप्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द स्टिमुलस. अब ये रिसेप्टर जब स्टिमुलस को डिटेक्ट करेगा वो एक्सोजेनस स्टिमुलस हो सकता है, एंडोजेनस हो सकता है, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. जब स्टिमुलस डिटेक्ट कर लिया गया देन न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ दिस मैसेज टूवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और टूवर्ड्स द इफेक्टर. अब इस बुनियाद पर कि मैसेज किस तरफ को जाएगा वो न्यूरॉन की 3 बुनियादी टाइप्स जो है वो कंसीडर की जाती हैं जिसमें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन जो कि रिसेप्टर से मैसेज को टूवर्ड्स द ब्रेन लेके जाती है. दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव न्यूरॉन जो कि मैसेज को प्रोसेस करती है और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को एसोसिएट करती है. और उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं मोटर न्यूरॉन जो कि मैसेज को टूवर्ड्स द इफेक्टर लेके आते हैं. और फिर इफेक्टर में हम कहते हैं कि 2 किस्म के बुनियादी ऑर्गन जिसमें मसल है और ग्लैंड्स ये यूज होते हैं जो कि अपना एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं. तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये 3 बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे. तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं अबाउट रिसेप्टर, न्यूरॉन एंड इफेक्टर. तो सबसे पहले रिसेप्टर के बारे में बात करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. रिसेप्टर्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं. तो हम सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं दीज आर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच आर रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव द स्टिमुलस. स्टिमुलस कहते हैं एनी चेंज दैट इज मे बी इंटरनल एनवायरमेंटल चेंज और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज. और ये रिसेप्टर जो है वो कोई सेल हो सकता है, स्पेशलाइज्ड सेल हो सकता है, न्यूरॉन एंडिंग हो सकती है या पर्टिकुलरली ऑर्गन भी हो सकता है जो कि एज अ रिसेप्टर बिहेव करेगा. तो इसका मतलब रिसेप्टर का काम है टू रिसीव द स्टिमुलस और डिटेक्ट द स्टिमुलस. अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टिमुलस, टाइप ऑफ स्टिमुलस इसको डिफाइन किया जाता है. फर्स्ट वन इज कीमोरिसेप्टर. कीमोरिसेप्टर केमिकल्स लफ्ज से वाजिया है दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द स्मेल एंड टेस्ट. और इसके अलावा ब्लड से रिलेटेड जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड. और हमने इसके साथ लिखा दैट इज फॉर ब्लड. तो इसका मतलब ये मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलस पर्टिकुलरली अगर जनरली वर्ड हम इस्तेमाल करें तो दैट इज कीमोरिसेप्टर फॉर डिटेक्शन ऑफ केमिकल्स. और वो केमिकल्स कौन से हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड. और
इस स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। तो ये एमसीक्यू के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिसेप्टर कहां पे मौजूद होते हैं या लोकेट करते हैं। दूसरे नंबर पे देखिए तो कि मैकेनो रिसेप्टर्स, जब मैकेनो रिसेप्टर्स कहते हैं तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द स्टिमुलस फॉर टच, प्रेशर, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। तो ये वो बुनियादी स्टिमुलस हैं जिनको डिटेक्ट करने के लिए मैकेनो रिसेप्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो वो फ्री नर्व एंडिंग हो सकती है, एक्सपेंडिंग टिप एंडिंग हो सकती है, या स्ट्रे एंडिंग, भटकी हुई, यानी कि जिसकी कोई प्रॉपर डायमेंशन ना हो, उसके लिए हम स्ट्रे का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर जो हैं वो फर्दर स्ट्रेच रिसेप्टर के तौर पर हो सकते हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स के साथ अटैच होते हैं। मिसाल के तौर पर स्टमक वॉल में जो रिसेप्टर होते हैं काइंड ऑफ मैकेनो रिसेप्टर हैं जो कि अराउजल ऑफ हंगर, जो हमें भूख का लगना है उसके दौरान आमतौर पर मुहावरतन कहा जाता है पेट में चूहे दौड़ना, वो बुनियादी कंडीशन जो है वो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं जो कि हंगर को डिटेक्ट करते हैं और उस वजह से एक वेव्स आती हैं जो स्टमक की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा कैरोटिड एंड एओर्टिक आर्टरी, इससे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर जो है इसको रेगुलेट किया जाता है। इसी तरह से ब्रैंकियल वेसल्स ऑफ फिश, तो ये वो बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पर्टिकुलर स्टिमुलस की वजह से स्ट्रेच रिसेप्टर के तौर पर या मैकेनो रिसेप्टर को जनरली अगर कहें तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तीसरे नंबर पे फोटो रिसेप्टर्स हैं। फोटो का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है फॉर लाइट। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स जो कि आईज के पर्टिकुलर सेल्स, रॉड्स और कोन्स में होते हैं एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द स्टिमुलस ऑफ लाइट। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो के वर्ड से वाजिया है, दैट इज फॉर टेम्परेचर, मींस कोल्ड और वार्म कंडीशंस को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। और इसकी अगर नेचर देखें तो दीज आर फ्री नर्व एंडिंग्स। अब दो तीन तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक तो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, एक एनकैप्सुलेटेड होती हैं या नेकेड होती हैं। तो आगे हम कुछ रिसेप्टर जो हैं वो स्किन रिसेप्टर्स के बारे में देखेंगे कि ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। नोसिसेप्टर, these are undifferentiated form of receptors and these are responsible for sensation of pain। तो ये कौन सा रिसेप्टर किस किस्म के स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, ये भी एक एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैकेनो रिसेप्टर फॉर टच, स्ट्रेच रिसेप्टर जो है टच के लिए, मैकेनो रिसेप्टर जो है कहलाते हैं, फोटो रिसेप्टर लाइट के लिए, थर्मो रिसेप्टर हीट और कोल्ड के लिए, इसी तरह से जो नोसिसेप्टर हैं ये पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक एमसीक्यू देखिए, each principal type of sensation that we experience is called। तो principal type of sensation क्या कहलाती है? Either it is called a sensation of pain, sensation of touch और modality of sensation और sensation of light। तो right option जो है इसमें modality of sensation होता है। अब ये है क्या? तो कहा गया each principal type of sensation that we experience is modality of sensation। Now the question is how can we determine a principal type of sensation? तो उसके लिए कहा जाता है दो बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो particular organ that is responsible to detect that particular stimulus and particular area of the brain। मिसाल के तौर पर टच रिसेप्टर के लिए कहा जाए तो उसके लिए वो रिसेप्टर हमारे बॉडी के पर्टिकुलर एरियाज पे मौजूद होते हैं और वहां से जो न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाती हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक द मैसेज टुवर्ड्स पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन। तो इसका मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन और रिसेप्टर एंड पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन दैट विल रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द मोडालिटी ऑफ सेंसेशन और प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन। तो यहां पे हमने टाइप्स ऑफ रिसेप्टर की बात की। अब इसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर देखें तो वर्किंग ऑफ रिसेप्टर ऑन द स्किन, इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। यहां पे हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन, यानी कि जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं वो काम किस तरह से करते हैं और स्किन में इनकी लोकेशन जो है और इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। तो हम कहते हैं कि सेंसरी जो एंडिंग्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं टच स्टिमुलस रिसेप्शन के लिए। सेंसरी जो है वो बेसिक उनका काम क्या है, टच स्टिमुलस रिसेप्शन के लिए। इनको फर्दर तीन कैटेगरीज में या तीन बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें हेयर एंड ऑर्गन्स का नाम देते हैं हम, मिजनर कार्पसल्स और पसिनियन कार्पसल्स। ये तीनों जो स्ट्रक्चर हैं
जिन पर्टिकुलर सेंसरी स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं उसमें हम कहते हैं कि पेन को, कोल्ड को, वार्मनेस को, प्रेशर को और टच को। तो ये बुनियादी 5 ऐसे सेंसरी इंफॉर्मेशन होती हैं जिनको डिटेक्ट करने के लिए 3 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले हेयर के बारे में देखें तो ये सिचुएटेड एट बेस ऑफ हेयर, जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसके साथ मौजूद होते हैं और इनका काम क्या है, टच स्टिमुलस को रिसीव करना। मिजनर पर्टिकुलरली एनकैप्सुलेटेड होते हैं, मतलब कैप्सूल आउटर एक कवरिंग जो है वो मौजूद होती है इनमें, और ये मौजूद कहां होते हैं, दे लाई इन पेपिलाई एक्सटेंड इनटू द रिजेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स। तो ये खास तौर पर टच के लिए हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनके पेपिलाई में रिजेस तक जो है ये एक्सटेंड किए होते हैं, और ये स्पाइरल और मच ट्विस्टेड एंडिंग्स होती हैं। तो स्पाइरल और मच ट्विस्टेड एंडिंग ये इस तरह से, ये खास तरह से जो है वो ट्विस्टेड एंडिंग्स बना रहे होते हैं और उनके ऊपर एक कवरिंग मौजूद होती है जिस वजह से इनको नाम क्या दिया जाता है, एनकैप्सुलेटेड। तो दैट इज अबाउट द स्पाइरल और मच ट्विस्टेड। पसिनियन देखिए तो उसमें हम कहते हैं अगेन एनकैप्सुलेटेड हैं और पेन के लिए स्पेशली होते हैं, तो दीज आर क्वाइट डीप इन द बॉडी। तो इनकी जो लोकेशन है वो स्किन में डीप होती है और ये कुछ इंडिविजुअल में टेट्रापॉड्स के अंदर लिम्स में मौजूद होते हैं फॉर सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन की सेंसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं कुछ केसेस में, जिस वजह से इनको हम पसिनियन कार्पसल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर्स। जो ये रिसेप्टर्स हैं बॉडी पे इनके डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिंगल वर्ड में अगर हम कहें तो दैट इज अनइवन, यानी कि जरूरी नहीं है कि पूरी बॉडी पे हर जगह पे हर किस्म का रिसेप्टर हो। जैसे आईज के पास सिर्फ फोटो रिसेप्टर्स हैं, इसी तरह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे सिर्फ टच रिसेप्टर्स हैं, इसी तरह से पेन रिसेप्टर। तो हर एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए पर्टिकुलर लोकेशन मौजूद है, तो इसलिए हम कहते हैं अनइवन है। और इसी तरह से इनकी रिलेटिव अबंडेंस भी डिफरेंट होती है। जैसे पेन रिसेप्टर के लिए कहें तो दीज आर 27 टाइम मोर देन द कोल्ड रिसेप्टर। इसी तरह से कोल्ड रिसेप्टर 10 टाइम मोर देन द हीट रिसेप्टर। अब ये 2 बातें तो हमारी बुक में दी गई हैं, ये थर्ड जो है हमने खुद कंक्लूड की, और ये एमसीक्यू के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये दोनों बातें जो है वो हम समझें तो हीट रिसेप्टर जो है वो 270 टाइम मोर देन द पेन रिसेप्टर होती हैं। जैसे हमने कहा कोल्ड रिसेप्टर हीट रिसेप्टर से 10 टाइम ज्यादा है और कोल्ड रिसेप्टर जो है वो पेन रिसेप्टर से 27 टाइम ज्यादा। तो इनडायरेक्टली कंक्लूड किया कि जो हीट रिसेप्टर हैं वो 270 टाइम मोर होते हैं देन द पेन रिसेप्टर। इसके बाद जो रिसेप्टर तक की बात यहां पे कंप्लीट हुई, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द स्टिमुलाई। और रिसेप्टर के बाद दूसरा जो मेन कंपोनेंट था नर्वस कोऑर्डिनेशन में, दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन के लिए हम कहते हैं दैट इज चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में 2 किस्म के सेल्स होते हैं, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरोग्लिया, जिनको न्यूरोग्लायल सेल और सिंपली ग्लायल सेल का नाम भी दिया जाता है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ द न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स का काम जो है वो नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करना होता है, सिग्नल को ट्रांसफर करना होता है, और न्यूरोग्लिया या ग्लायल सेल जो है इनके साथ जो न्यूट्रिशनल या प्रोटेक्टिव सेल के तौर पर काम करते हैं। अब जो न्यूरॉन है इसके 2 बेसिक पार्ट जो हम होते हैं, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो फर्स्ट वन इज द सेल बॉडी एंड सेकंड इज प्रोटोप्लाज्मिक और साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। सेल बॉडी में जो कि मेन न्यूट्रिशनल पार्ट होता है इसका, जो कि बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस के लिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए सेल बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होती है, और उसका जो बाकी पार्ट्स है उसमें न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनल एम्बेड इन साइटोप्लाज्म। तो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनल मौजूद होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में एम्बेड है, और नीजल ग्रेन्यूल जिसको हम कहते हैं राइबोसोम एसोसिएटेड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus। तो नेजल ग्रेन्यूल्स भी इसी जो सेल बॉडी में मौजूद होते हैं, और इसका फंक्शन क्या है, दैट इज मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए तो प्रोटोप्लाज्मिक या साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें डेंड्रॉन जो कि सिंगल के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, डेंड्राइट कलेक्शन ऑफ डेंड्रॉन के लिए, और डेंड्राइट्स जब बहुत सारी डेंड्राइट होंगी, आगे हम नेक्स्ट बोर्ड पे डेंड्राइट का स्ट्रक्चर देखेंगे। डेंड्रॉन और डेंड्राइट का काम जो है वो होता है दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू सेंड द मैसेज टूवर्ड्स द सेल बॉडी,
और फिर एक्सॉन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो कि फर्दर जो है वो नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन के लिए अपना काम करते हैं। और एक्सोप्लाज्म दैट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द पर्टिकुलरली न्यूरॉन। और इसी तरह से हम एक्सोलिमा का वर्ड इस्तेमाल करते हैं सेल मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन या एक्सॉन के लिए। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कहलाते हैं और एक्सोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूरोफाइबर्स मौजूद होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मेन रोल प्ले करते हैं। तो न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर हमने कहा सेल बॉडी है और साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं। तो इस बुनियाद पर जो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं इनके स्ट्रक्चर और नेचर की बुनियाद पर हम इनको 3 कैटेगरीज में न्यूरॉन को डिवाइड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर 3 टाइप्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि फर्स्ट वन इज द इंटरन्यूरॉन और एसोसिएटिव। इसी के लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एसोसिएटिव न्यूरॉन। इसको इंटरन्यूरॉन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। और इसी तरह से इसको एसोसिएटिव भी इसीलिए कहा जाता है दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू एसोसिएट द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो 2 तरह की हो सकती है, दैट इज मे बी ट्री लाइक अपीयरेंस और दैट हैज स्पाइनी लुक। अब देखिए एक सेल बॉडी है, डेंड्राइट है और एक्सॉन है, यही 3 बेसिक पार्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है इंटरन्यूरॉन में। और उसके साथ मोटर न्यूरॉन देखें तो मोटर न्यूरॉन के केस में स्पेशली जो स्ट्रक्चर है एक्सॉन दैट इज लेंथी, एक्सॉन लेंथी होता है। अब यहां पे स्पेशलाइज करें कि जो मैंने यहां पे प्रीवियस बोर्ड पे कहा डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट और डेंड्राइट्स, तो यहां पे देखिए एक जो स्ट्रक्चर होता है ये एक फाइबर क्या कहलाती है, डेंड्रॉन। इसी तरह से ये कलेक्शन ऑफ फाइबर्स कहलाती है डेंड्राइट। और जो सारे एक न्यूरॉन पे 3-4 डेंड्राइट होंगे उनको कलेक्टिवली कहा जाएगा डेंड्राइट्स। तो ये वर्ड जो है वो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मोटर न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन है हमेशा मैसेज जो है वो टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आएगी डेंड्रॉन, यानी कि यहां से इस तरफ को आ रहा है, इस तरफ को, इस तरफ सेल बॉडी की तरफ, और सेल बॉडी से अवे यानी कि टुवर्ड्स द इफेक्टर ले जाने के लिए जो एक्सॉन इस्तेमाल होगा। और एक्सॉन के ऊपर ये पर्टिकुलर शिवॉन सेल की वजह से माइलिन शीथ मौजूद होती है। माइलिन या माइलिनेटेड शीथ का नाम भी दिया जाता है या माइलिनेटेड न्यूरॉन कहा जाता है और माइलिन शीथ के तौर पर बनती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये शिवॉन सेल के ऊपर मौजूद होता है जो कि कंडक्शन ऑफ इंपल्स को स्पीड अप करने के लिए, आगे हम नर्व इंपल्स पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। यहां पे ये जो रीजन होता है इसको नाम दिया जाता है, जहां पे माइलिन शीथ मौजूद नहीं है उसको नाम दिया जाता है नॉड ऑफ रेनवियर। रेनवियर साइंटिस्ट थे जिनकी बुनियाद पे इसको ये नाम दिया गया। और ये स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा मसल के साथ या ग्लैंड के साथ यानी कि इफेक्टर के साथ अटैच होते हैं। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन में डिफरेंस देखिए तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो हमेशा रिसेप्टर के साथ उसका एक्सॉन डेंड्रॉन अटैच होगा। एक्सॉन जो है वो हमेशा मैसेज को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और डेंड्रॉन टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डेंड्रॉन है इसके केस में वो सिंगल है। इसका मतलब सेंसरी न्यूरॉन में ट्रू डेंड्राइट्स नहीं होते, बल्कि सेल बॉडी के साथ 2 ब्रांचेस बनती हैं। एक जिसको हम नाम देते हैं पेरिफेरल ब्रांच जो कि डेंड्रॉन कहलाती है और सेंट्रल ब्रांच जो कि एक्सॉन कहलाती है। अब डेंड्रॉन जो है इसकी अपीयरेंस किस जैसी है, एक्सॉन लाइक, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो डेंड्राइट लाइक है। तो ये डेंड्रॉन कहलाती है, इसलिए हम कहते हैं देयर इज नो ट्रू डेंड्रॉन इन केस, ट्रू डेंड्राइट इन केस ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। और हमेशा सेंसरी न्यूरॉन के साथ रिसेप्टर्स अटैच होंगे और फर्दर एक्सॉन के साथ एसोसिएटिव न्यूरॉन या जो है अनदर सेंसरी न्यूरॉन अटैच हो सकती है। अब ये चारों जो टाइप्स हमने पढ़ी उसमें मेन जो टाइप है वो सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन ये अपना काम किस तरह से करती हैं इसको समझने के लिए हम रिफ्लेक्स एक्शन
जो है वो उसको देखते हैं। तो एनी इनवॉलंटरी और इमीडिएट यानी कि फौरन से होने वाला जो रिएक्शन है या इनवॉलंटरी एक्शन है उसको नाम देता है रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि उस इनवॉलंटरी एक्शन के लिए जो पाथवे चूज किया जाएगा उसको स्टडी करने के लिए। तो यहां पे एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन दी गई कि जो एक स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर जो है उसका क्रॉस सेक्शन शो किया गया, जिसमें जो सेंट्रल पार्ट है बटरफ्लाई लाइक जो कि ग्रे मैटर कहलाता है, और आउटर पार्ट जो है वो उसको हम व्हाइट मैटर का नाम देते हैं। व्हाइट मैटर इसलिए कहा जाता है कि उसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं, और ग्रे मैटर का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट कंटेन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब मिसाल के तौर पर हमारा जो ब्रेन है उसके साथ मेडुला ऑब्लोंगेटा को एक्सटेंड करती है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटेक्ट होता है न्यूरल आर्चेस ऑफ वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मौजूद होती है, और ये इस तरह से अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो यूं मौजूद है। मैं अगर ये एक स्पाइनल कॉर्ड है इसको कट किया जाए क्रॉस सेक्शन और इस एरिया को अगर देखा जाए तो ये अपीयरेंस इस तरह से शो की जा रही है। तो अगर ये स्ट्रक्चर इस तरह से था तो इस स्ट्रक्चर का जो फ्रंट वाला पार्ट है ये क्या है, वेंट्रल, जैसे मेरी बॉडी का वेंट्रल पार्ट है, और ऑपोजिट साइड ये जो है वो डॉर्सल साइड है। जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो जो ऊपर साइड आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, डॉर्सल, और जो नीचे साइड होगी वो क्या कहलाएगी, वेंट्रल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रॉस सेक्शन में जो इससे फाइबर्स एक्सटेंडेड हैं, जो अपर साइड पे है उसको हम नाम देते हैं डोर्सल रूट, और जो लोअर साइड पे होता है उसको हम नाम देते हैं वेंट्रल रूट। वेंट्रल एक्चुअली बेली साइड होती है और डॉर्सल डॉर्सम से है बैक साइड से। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से था, इसको कट करके यूं देखा फ्रंट वाले पार्ट को, तो इसलिए ये इसका जो अपर पार्ट आएगा वो डॉर्सल कहलाएगा। अब जो सिग्नल है वो किस तरह से आएगा, सबसे पहले रिसेप्टर डिटेक्ट करेगा स्टिमुलस को। फॉर एग्जांपल कोई हॉट प्लेट थी, उसको टच किया जाए फिंगर से, तो टच रिसेप्टर ने रिसीव किया सिग्नल को, और वो रिसेप्टर जो है वो न्यूरॉन एंडिंग हो सकता है, स्पेशलाइज्ड सेल हो सकता है, तो वहां से मैसेज को लाया गया टूवर्ड्स द सेल बॉडी। तो इसका मतलब रिसेप्टर के साथ जो सबसे पहले स्ट्रक्चर अटैच होगा वो क्या कहलाएगा, डेंड्रॉन। अब डेंड्रॉन से मैसेज आया टूवर्ड्स द सेल बॉडी। अब सेल बॉडी जो है, देखिए सेल बॉडी जो है वो इस स्पाइनल कॉर्ड से बाहर मौजूद है, और जिस एरिया में है उसको नाम देता है डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। गैंग्लियन कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वहां से फर्दर जो पार्ट स्टार्ट होगा दैट विल बी एक्सॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन। वहां से मैसेज को लाया जाएगा टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर से ग्रे मैटर की तरफ, और ग्रे मैटर के अंदर अब यहां पे दो प्रोसेस हो सकते हैं, या तो मैसेज को इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स के जरिए भेज दिया जाएगा या टुवर्ड्स द ब्रेन भेज दिया जाएगा उस मैसेज को, ताकि उसकी प्रोसेसिंग हो सके। अगर मैसेज टुवर्ड्स द ब्रेन चला जाता है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा, और अगर यहीं से एसोसिएटिव न्यूरॉन से ही मैसेज को मोटर न्यूरॉन की तरफ और मोटर न्यूरॉन से वेंट्रल रूट के जरिए इफेक्टर की तरफ लाया जाए तो वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन। यहां पे अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल बॉडी ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन दैट इज आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन जो सेल बॉडी ऑफ एसोसिएटिव न्यूरॉन है और सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेंसरी इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, बट outside the spinal cord that is axon of the motor neuron। तो अगर आप जो स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन दिया गया है उससे रिलेटेड देखें तो ये डिफरेंट एमसीक्यू जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो इस पूरे पार्ट के अंदर हमने रिसेप्टर ने क्या किया, डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलस, फिर सेंसरी न्यूरॉन के जरिए उसको भेजा गया टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, वहां पे एसोसिएटिव न्यूरॉन से कनेक्टेड होके तो मैसेज आया मोटर न्यूरॉन की तरफ, और मोटर न्यूरॉन से मैसेज को टुवर्ड्स द इफेक्टर लाया गया, तो पाथवे कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क, और इस प्रोसेस को नाम क्या दिया जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। दैट वाज अबाउट द रिसेप्टर एंड न्यूरॉन। अब इफेक्टर के पॉइंट पे जब हम कहते हैं इफेक्टर क्या होता है, इफेक्टर दो तरह के हो सकते हैं। इफेक्टर इज मे बी अ ग्लैंड जो कि अपने सिक्रीशन के जरिए इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और मसल जो कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जरिए अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये रिसेप्टर, न्यूरॉन और इफेक्टर तक हमने यहां पे बात कंप्लीट की।
जो सेकंड पार्ट है हमारा इस लेक्चर का, उसमें हम देखेंगे कि न्यूरॉन के अंदर मैसेज की कंडक्शन किस तरह से होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज नर्व इंपल्स। तो नर्व इंपल्स की एक्सप्लेनेशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है दैट इज नर्व इंपल्स। जब हम नर्व इंपल्स को डिफाइन करते हैं तो वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, दो वर्ड है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस जो है वो आ रही होती हैं। इसी वजह से हम नर्व इंपल्स जो है वो उसको इलेक्ट्रिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस दैट रन अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन, यानी कि कंप्लीट न्यूरॉन के ऊपर जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती है। इलेक्ट्रिकल में हम आयंस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं और केमिकल्स में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स जो कि मूव करते हैं बिटवीन द मेम्ब्रेन आउटर साइड और इनर साइड पर, जिस बुनियाद पर नर्व इंपल्स जो है वो डिफाइन होती है। अब नर्व इंपल्स में हम कहते हैं कि खास तौर पर मेम्ब्रेन पर एक पोटेंशियल आता है। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करें तो दैट इज मेजर ऑफ कैपेसिटी टू डू वर्क, जो कि किसी भी किस्म की कैपेसिटी टू डू वर्क को हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, जो कि आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से स्पेसिफाई होता है, उसको हम नाम देते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल दो तरह से हो सकता है, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम RMP का नाम भी देते हैं, जिसमें हम कहते हैं नेट चार्ज डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन या नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन, यानी कि जो एक ऐसी न्यूरॉन जिसमें कंडक्शन ऑफ इंपल्स नहीं हो रही होती, उस पे जो नेट चार्जेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस होगा उसको नाम दिया जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जिस पे कंडक्शन ऑफ इंपल्स हो रही होगी उसमें नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस को नाम दिया जाएगा एक्शन पोटेंशियल। अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसके लिए कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम आयन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इस बात को इस डायग्राम से जो है वो एक्सप्लेन करने लगूं तो एक्चुअली ये एक मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया जिसमें आउटर साइड और इनर साइड पर आयन की डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया। अब हम ये कहते हैं कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है तो उस वक्त कहा जाता है सोडियम 10 टाइम हायर होता है आउटर सरफेस, यानी कि आउटर साइड पर सोडियम इनर के मुकाबले में 10 टाइम्स हायर होगा, और उसके ऑपोजिट यानी कि मैं यहां पे सिंपली लिख लेता हूं 10 टाइम, और पोटाशियम जो है वो इनर साइड पे 20 टाइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आउटर साइड। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम आयन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस सोडियम और पोटाशियम के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आउटर साइड पर क्या आ जाता है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में यहां पे पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं और इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस सोडियम पोटाशियम आयन के डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन रखने के लिए यहां पे काम करता है सोडियम पोटाशियम पंप, या मोर स्पेसिफिकली हम कहते हैं सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। अगर सोडियम पोटाशियम ATPase पंप में ATPase को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि इस एंजाइम को इस्तेमाल करते हुए ATP को हाइड्रोलाइज किया जाता है, और इस प्रोसेस के जरिए सोडियम के मॉलिक्यूल जो हैं वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब आउटर साइड की तरफ भेजे जाते हैं और पोटाशियम इनर साइड की तरफ भेजे जाते हैं। अब इसके लिए सोडियम पोटाशियम पंप में 3/2 का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिस वक्त 3 सोडियम के आयंस आउटसाइड की तरफ मूव करेंगे तो उस प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए 2 पोटाशियम आयन जो है वो इनसाइड आते हैं। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि इस प्रोसेस को किया क्यों जाता है? अगर एक दफा आउटर साइड पर 10 टाइम सोडियम हायर हो जाए और इनर साइड पे पोटाशियम 20 टाइम्स हो जाए तो फिर इस प्रोसेस को सोडियम पोटाशियम पंप की जरूरत क्यों है? तो उसके लिए हम कहते हैं देयर इज एक्चुअली लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन। याद रखिए कि सेल मेम्ब्रेन इज ओनली परमिएबल टू पोटाशियम आयन। इस वजह से इनर साइड पर जैसे ही 20 टाइम पोटाशियम हायर किया जाता है तो फौरन से
पोटाशियम जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ लीक कर जाता है। जो सोडियम पोटाशियम पंप है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम कर रहा था, इनर पोटाशियम कंसंट्रेशन और आउटर सोडियम कंसंट्रेशन को हायर रखे हुए था। उस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन, जिस वजह से सोडियम पोटाशियम पंप को कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है और इस दौरानिये में आउटर साइड पॉजिटिवली चार्ज और इनर साइड नेगेटिवली चार्ज मेंटेन रखी जाती है। इस आउटर साइड को पॉजिटिव और इनर साइड को नेगेटिव रखने के लिए इन साइड नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस भी मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि इनर साइड पर, हम यहां पे वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, इनर साइड पर ये मौजूद होंगे जो कि इन साइड को नेगेटिवली चार्ज रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारे फैक्टर जो हैं वो इस्तेमाल होके तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर पे शो होता है दैट इज -70 मिलीवोल्ट या 0.07 वोल्ट। दो सूरतों में हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहां पे हमने कहा -70 मिलीवोल्ट जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहेगा जब तक नर्व इंपल्स नहीं आई। और नर्व इंपल्स आने का मतलब क्या है कि एक्चुअली नर्व इंपल्स के लिए एक स्टिमुलस आएगा और वो स्टिमुलस की एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। Minimum stimulus which is required to convert the resting membrane potential into action potential will be considered as threshold stimulus। तो वो minimum value threshold stimulus कहलाएगा। अब मैं एक इसकी एग्जांपल देता हूं। देखिए, कोई चीज हमारी बॉडी पे टच करती है तो हमें उसका एक सिग्नल मिलता है देयर इज टच। लेकिन आप कभी गौर करें कि हमारी बॉडी के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस अटैच होते हैं। कभी हमने फील किया कि हमारी बॉडी के साथ कोई वायरस या बैक्टीरिया टच करे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो अटैच होने का या टच होने के लिए जो स्टिमुलस है वो थ्रेशहोल्ड से कम है, जिस वजह से हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो इसका मतलब अगर स्टिमुलस थ्रेशहोल्ड लेवल से कम आएगा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं होगा, सिग्नल ट्रांसमिशन नहीं होगी। लेकिन अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन में कन्वर्ट करना है तो थ्रेशहोल्ड मिनिमम क्राइटेरिया है, उससे ज्यादा जितनी मर्जी होती जाए देयर इज नो प्रॉब्लम। अब इस थ्रेशहोल्ड के लेवल को वेरिएबल कहा जाता है, पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो सकता है और इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो अचीव करना होती है, अटेन करना होती है ताकि एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया जा सके। अब एक्शन पोटेंशियल जैसे ही थ्रेशहोल्ड आएगा तो फिर सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल्स काम करेंगे। यहां पे सोडियम पोटाशियम पंप या सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप काम कर रहा था, यहां पे सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल होंगे। याद रखिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान एटीपी को यूटिलाइज किया जा रहा था ताकि सोडियम पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन है उसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन किया जा सके या उसको वहां पे रखा जा सके। लेकिन सोडियम पोटाशियम पंप जो है उसके मुकाबले में सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल आता है एक्शन पोटेंशियल में, जिसमें टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। यहां पे देखिए, सोडियम आउटसाइड मूव कर रहा था, पोटाशियम इनर साइड पे। यहां पे ऑपोजिट हो गया। क्या हुआ कि जो सोडियम है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करना शुरू हो गया और इस तरह से पोटाशियम हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। इस वजह से क्या होगा, चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे और चार्जेस क्या हो जाएंगे, आउटर साइड पर नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे और इनर साइड पर पॉजिटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इस वजह से पैसेज ऑफ इंपल्स that will be conduction of impulse will takes place and the action potential value इस वक्त membrane potential क्या होगा, that will be +50 मिलीवोल्ट, जो कि एक्शन पोटेंशियल के लिए वोल्ट मीटर पे हमें अपीयर होगा। तो इसका मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम गेटेड चैनल्स का ओपन होना जरूरी है। अब ये सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल्स किस तरह से काम करते हैं और इनसे जो पोलराइज्ड स्टेट है वो डीपोलराइज्ड स्टेट में कैसे कन्वर्ट होती है, इस बारे में जानने के लिए एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं। यहां पे मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें सीक्वेंस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस को शो किया गया। अब सीक्वेंस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंजेस है क्या? एक्चुअली जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है तो -70 मिलीवोल्ट जो है वो मौजूद होता है। ये स्टेट पोलराइज्ड स्टेट कहलाती है। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज है आउटर साइड पे और इनर साइड पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। इस स्टेट को
क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डीपोलराइजेशन। अब इसमें याद रखिए जिस वक्त डीपोलराइजेशन होगी तो उस वक्त सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होंगे, यानी कि स्टार्ट में सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन हुए और सोडियम के आयंस जो हैं वो इनवर्ड मूव करना शुरू किए टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे ही ये मूवमेंट स्टार्ट होगी तो इसका मतलब लेवल जो है वो माइनस से प्लस की तरफ होता जाएगा और थर्ड लेवल ये अचीव हो जाएगा जो कि एक्शन पोटेंशियल है, जो कि किस वक्त आएगा, प्लस 50 मिलीवोल्ट पे, दैट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस जो है वो यहां तक मिले तो आगे अगर स्टिमुलस की वैल्यू या उसकी इंटेंसिटी इतनी रहे तो एक्शन पोटेंशियल अचीव नहीं होता और अल्टीमेटली प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल अचीव करने के लिए प्लस 50 मिलीवोल्ट होना लाजमी है। तो इसका मतलब यहां पे आके डीपोलराइजेशन अपनी पीक पे होगी और फिर उसके बाद क्या होगा, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, फोर्थ स्टेप। यहां पे याद रखिए रीपोलराइजेशन के वक्त पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन होंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, सोडियम पोटाशियम पंप साइमल्टेनियसली काम कर रहा था, यानी कि जिस वक्त सोडियम गेट जो पंप है वो आयंस की मूवमेंट कर रहा था इनसाइड पे, तो पोटाशियम आउटसाइड पे उसकी मूवमेंट जो है वो मेंटेन रखे हुए था। लेकिन उसके मुकाबले में जब सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल की बात करेंगे तो जिस वक्त सोडियम गेटेड चैनल ओपन थे पोटाशियम गेटेड चैनल क्लोज्ड थे, और जैसे ही पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन होंगे सोडियम गेटेड चैनल क्लोज हो जाएंगे। ये दोनों इकट्ठे काम नहीं करते। जैसे ही पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन होंगे तो अब ये रीपोलराइजेशन की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब यानी कि यहां पे देखिए पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन हुए तो इसकी वजह से पोटाशियम टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो मूव करना शुरू हो गया और इस मूवमेंट के दौरान हम कहते हैं कि बुनियादी तौर पर ये हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव कर रहा था रीपोलराइज। लेकिन क्या होता है कि यहां पे भी लीकेज ऑफ पोटाशियम मौजूद रहती है, पोटाशियम की मेम्ब्रेन से लीकेज होती है। तो इसका मतलब यहां पे आके पोटाशियम गेटेड चैनल जो है वो अपना काम कर रहे होंगे और उसके साथ साथ पोटाशियम की लीकेज की वजह से जो रीपोलराइजेशन पोलराइज स्टेट आनी थी वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी। तो ये जो फिफ्थ स्टेज लिखी है मैंने, दैट इज हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। अब जैसे ही हाइपर पोलराइजेशन हो गई तो पोटाशियम गेटेड चैनल भी क्लोज हो जाएंगे और फिर सोडियम पोटाशियम पंप काम करना शुरू कर देगा, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप काम करना शुरू कर देगा जो कि दोबारा से उसको पोलराइज स्टेट की तरफ लाना शुरू कर देगा, दैट विल कॉल्ड एज रिकवरी। तो इसका मतलब पहले पोलराइज स्टेट थी, डीपोलराइजेशन हुई, एक्शन पोटेंशियल अचीव हुआ, रीपोलराइजेशन हुई, हाइपर पोलराइजेशन हुई एंड अगेन पोलराइज। तो पोलराइज्ड स्टेट से यहां से और इस जगह तक यानी कि पोलराइज स्टेट के एंड से दोबारा पोलराइज स्टेट को गेन करने के लिए तकरीबन 2 से 3 मिली सेकेंड का टाइम लगता है, यानी कि मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में लेस देन अ सेकंड, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में इस प्रोसेस को अचीव कर लिया जाता है। और अगर मैं स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स को स्पेसिफाई करूं तो हम कहते हैं कि नॉर्मल जो नर्व इंपल्स की स्पीड है दैट इज 100 मीटर पर सेकंड। हमारी बॉडी की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर तक होती है, तो इसका मतलब 100 मीटर पर सेकंड नॉर्मल स्पीड है और उसके मुकाबले में मैक्सिमम स्पीड 120 मीटर पर सेकंड पे। अब ये मैक्सिमम कब होगी, जिस वक्त माइलिनेटेड शीथ बन गई। अब उस माइलिन शीथ से जो कंडक्शन ऑफ इंपल्स है वो नहीं हो रही होती, तो इसका मतलब वो इंपल्स की कंडक्शन, जैसे मिसाल के तौर पर यहां पे माइलिन शीथ बन जाए तो इस जगह से सोडियम पोटाशियम आयन मूव कर रहे होंगे और इस जहां पे माइलिन शीथ होगी वहां से ये प्रोसेस नहीं हो रहा होगा, तो अल्टीमेटली कंडक्शन ऑफ इंपल्स स्पीड अप हो जाती है जिसको हम फिर 120 मीटर पर सेकंड का नाम देते हैं। दैट इज नर्व इंपल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। अब साइनेप्स को हम डिफाइन कर रहे हैं कि साइटोप्लाज्मिक गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूरॉन। यहां पे याद रखिए एक वर्ड होता है साइनेप्स और एक होता है साइनेप्सिस। अगर SES का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब प्लूरल ऑफ साइनेप्स है, और अगर यहीं पे हम वर्ड इस्तेमाल करें साइनेप्सिस तो फिर याद रखिए ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है। आई का अगर वर्ड
लेटर जो है वो यूज किया जाएगा, तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए। और अगर SES है तो इसका मतलब साइटोप्लाज्मिक गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन। ये एक अलग से सेल साइकिल से पॉइंट था, लेकिन यहां पे इसका कनेक्शन जो है वो बनता है। वर्ड में सम टाइम हमें कंफ्यूजन हो सकती है। खैर, हम साइटोप्लाज्मिक गैप की बात करें बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन। अब अगर डायग्रामेटिक देखें तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन की डेंड्रॉन के साथ या डेंड्राइट के साथ कनेक्शन बनाता है। इस कनेक्शन के लिए हम कहते हैं कि जो नंबर है न्यूरॉन के, एक न्यूरॉन जो है वो एक से ज्यादा फाइबर से मैसेज को रिसीव करेगा, और अगर हम ये कहें इम्पल्स की ट्रांसमिशन जो है तो उसके लिए सिंगल इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिशन के लिए एक्वायर नहीं की जाती। अगर 2 से 3 या कंसेक्टिव इंपल्सेस आए तो फिर साइनैप्स जो है वो उसके लिए प्रोसेस को मेंटेन किया जाता है। यहां पे हम केमिकल साइनैप्स की एक फिगर जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं कि जो ये अपर वाला स्ट्रक्चर है ये एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन है। इस एक्सॉन को हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, जो कि एक्सॉन होगा। वहां से मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आता है, मतलब एंड ऑफ द न्यूरॉन की तरफ आएगा। मैसेज जो है जैसे ही इस मेम्ब्रेन तक पहुंचा तो यहां पे कैल्शियम आयंस की रेगुलेशन यानी कि कैल्शियम आयन की मूवमेंट स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से ये जो इंटरनल साइनेप्टिक नॉब के अंदर मौजूद होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, इन वेसिकल्स को अटैच किया जाता है विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से वो जो केमिकल्स हैं वो नेक्स्ट डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ चलते हैं, जिसको नाम देता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो याद रखिए, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की जो कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, एक्सॉन। पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा डेंड्राइट। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्सॉन की होगी, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन डेंड्राइट की या डेंड्रॉन की होगी। इन दोनों के दरमियान जो एक गैप है, यहां पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं बन सकता, तो इसको नाम दिया जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहां से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूदा रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन में जो है वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इसी स्टेप को अगर एलैबोरेट करके दिखाया जाए तो खास किस्म के जो यहां पे साइनेप्टिक बल्ब मौजूद थे या वेसिकल्स थे, साइनेप्टिक नॉब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स थे, तो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स शो किए। इनके अंदर जो केमिकल्स हैं उनको नाम दिया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूदा रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं। अब यहां पे ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जो ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं इन टर्म ऑफ मेडिसिन और नशावर अद्वियात जो होती हैं वो एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर्स को ही मिमिक कर रही होती हैं। वो क्या करती हैं, वो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं या रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती हैं विदाउट न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बगैर ही अगर ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाए तो वो रिसेप्टर को या तो ब्लॉक कर देती है या वो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती है और मैसेजेस की या न्यूरो एक्साइटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ड्रग्स एक्चुअली न्यूरोट्रांसमीटर की जगह पे काम करती हैं। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में मौजूद होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसमें से मेन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कहा जाता है एसिटाइलकोलिन है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या जिसको एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन कहा जाता है, और उसके साथ साथ डोपामिन एंड सेरोटोनिन, इनका नाम हमारी बुक में मेंशन किया गया। अब इससे रिलेटेड अगर एक एमसीक्यू देखें, फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स आर मेनली एक्टिव इन सीएनएस, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों हिस्सों में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। कौन सा ऐसा है जो कि मेनली एक्टिव नहीं है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, या इसके ऑपोजिट हम कह सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज ओनली एक्टिव इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन देखिए, एड्रेनालिन या नॉरएड्रेनालिन, बीटा में डोपामिन, चार्ली एसिटाइलकोलिन एंड डेल्टा सेरोटोनिन। तो याद रखिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो एक्टिव है या सीएनएस में जो एक्टिव नहीं है वो एसिटाइलकोलिन कहलाता है। बाकी तीनों स्ट्रक्चर जो है या तीनों न्यूरोट्रांसमीटर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका हिस्सा होते हैं। ये बात थी
केमिकल साइनैप्स के बारे में, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स भी एक होती है। इसके केस में केमिकल्स रिलीज हुए थे फ्रॉम प्री साइनैप्टिक वेसिकल, लेकिन केमिकल साइनैप्स के केस में हम कहते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के केस में कहते हैं देयर इज मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस की मूवमेंट के जरिए, और उनमें जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट है या गैप है मिनिमम होता है, और दो न्यूरॉन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ प्रोटीन्स के जरिए, चैनल प्रोटीन्स के जरिए कनेक्टेड होती हैं, जिससे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ चैनल प्रोटीन के जरिए आयंस की मूवमेंट होती है, और वो प्रोसेस जो है वो मेंटेन किया जाता है। ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम जो सिनैप्स है वो केमिकल सिनैप्स होती है, लेकिन लोअर नंबर में इलेक्ट्रिकल सिनैप्स को भी यूज किया जाता है। तो मेनली सिनैप्स में केमिकल सिनैप्स को इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम कंपोनेंट्स देखें ह्यूमन नर्वस सिस्टम के, तो उसमें हम कहते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो दो बेसिक कंपोनेंट्स पे मौजूद होता है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एक्सप्लेनेशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जैसे मैंने कहा कि दो हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम सीएनएस का नाम देते हैं, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको पीएनएस भी कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो बेसिक पार्ट्स हैं, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और उसके मुकाबले में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या है? रिसेप्टर से मैसेज को हासिल करना, और मोटर न्यूरॉन्स का काम है मैसेज को या इंपल्स को टुवर्ड्स द इफेक्टर सेंड करना। अब जो इफेक्टर से जो है वो किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स हासिल किया जाएगा, वो रिस्पॉन्स वॉलंटरी हो सकता है या इनवॉलंटरी हो सकता है। इसी वजह से मोटर न्यूरॉन से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है, यानी कि इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज अगर हासिल होंगे तो वो ऑटोनॉमिक है, ऑटो इटसेल्फ यानी कि इनवॉलंटरी, और सोमैटिक में हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज। अब जो ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज है वो दो तरह से, दो डिवीजन होती हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। सिंपैथेटिक डिवीजन में कहा जाता है ये स्ट्रेस की कंडीशन है, एनर्जी या की कंडीशन जो है वो समझी जाती है, इसमें एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, और ये फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होती है, यानी कि इमरजेंसी की सिचुएशन है। और उसके मुकाबले में पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट और रेमिनेशन यानी कि बॉडी को नॉर्मलाइज करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसे देखिए, हार्ट बीट का तेज हो जाना, भूख का ना लगना, ठीक है, ये दो प्रोसेस ऐसे जो कि इमरजेंसी है, और उसके मुकाबले में उसको नॉर्मलाइज करना, हार्ट बीट को नॉर्मलाइज कर देना। जिस तरह से आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, खास तौर पर कोई गलत काम कर रहे हो या कोई शैतानी एक्टिविटी कर रहे हो, बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, तो उस दौरानिये में अगर उनके पेरेंट्स में से कोई देख ले तो वो एकदम से डर जाते हैं, और इमरजेंसी की ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में हार्ट बीट तेज हो जाती है, और फिर थोड़ी देर के बाद वो हार्ट बीट का नॉर्मलाइज हो जाना। तो हार्ट बीट का तेज होना क्या था? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी थी, और फिर उसका थोड़ी देर के बाद नॉर्मल होना क्या था? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी थी। तो ये दोनों प्रोसेस जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज हैं। हम अपनी मर्जी से अपनी हार्ट बीट को तेज नहीं कर सकते और अपनी मर्जी से ही इसको स्लो डाउन नहीं कर सकते। अब ये जो है वो एक ओवरव्यू था या चार्ट था जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में था। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिटेल देखें तो इसमें हम कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो बुनियादी हिस्से हैं, जिसमें पहला ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर है जिनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। और अगर नेचर ऑफ प्रोटेक्शन की बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो दो प्रोटेक्शंस हैं वो कॉमन होती हैं। कौन कौन सी? मेम्ब्रेनस और फ्लूइड प्रोटेक्शन। मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन जो है वो मेनिंजेस होती है, जो कि 3 लेयर्स होती हैं। ट्रिपल मेनिंजेस की सूरत में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के गिर्द होती हैं। इसी तरह से फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसकी कंपोजिशन लेस और मोर प्लाज्मा जैसी होती है, ब्लड प्लाज्मा जैसी होती है, ये भी एज अ प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करता है। लेकिन अगर बोनी प्रोटेक्शन देखें तो ब्रेन के गिर्द जो बोनी प्रोटेक्शन है दैट इज क्रेनियम, जबकि स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द हम कहते हैं न्यूरल आर्चेज ऑफ वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम की जो न्यूरल आर्चेज होती हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है और क्रेनियम के अंदर जो है वो जो ब्रेन जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है।
अच्छा, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू देखिए, फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट सीएसएफ एक्सेप्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में कौन सी बात ठीक है सिवाय, यानी कि हमें चूज क्या करनी है, कौन सी बात गलत है। अल्फा ऑप्शन देखिए, कंपोजिशन इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, तो ये भी मैंने बात की, ये बात ठीक है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए उसकी कंपोजिशन सिमिलर होती है। बीटा ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन द सीएनएस अगेंस्ट बम्प्स एंड जॉल्ट्स, तो प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करता है जो कि उसको बम्प्स एंड जॉल्ट्स से बचाता है, ये भी ठीक है। चार्ली, नॉट प्रेजेंट बिटवीन मेनिंजेस, तो मेनिंजेस के दरमियान में ये फ्लूइड मौजूद होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाली बात जो है वो ऐसी है, बात द न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस। अब ये डेल्टा ऑप्शन, अगर हम मेनिंजेस के बारे में देखें तो 3 लेयर्स हैं, तो इसमें हम कहते हैं फर्स्ट और सेकंड या सेकंड और थर्ड के दरमियान, तो किसी एक लेयर के दरमियान भी अगर मौजूद ना हो तो इसका मतलब इन गिवन ऑप्शन में से ये वाली ऑप्शन जो है वो ऐसी समझी जाएगी जो कि सुटेबल ऑप्शन है, जिसको हम चूज कर सकते हैं कि तीनों लेयर्स के दरमियान में नहीं होता, ठीक है। तो उसके अलावा जो बात है द न्यूरॉन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी बात जो है वो ठीक है, ये यानी कि 3 पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन 4th पॉइंट जो है चार्ली ऑप्शन, दैट इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द मेनिंजेस, ये बात जो है वो एक्सेप्शनल केस में कंसिडर की जा सकती है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट हैं, फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जब हमने रिफ्लेक्स सेक्शन की बात की तो उस वक्त हमने उसके स्ट्रक्चर को ब्रीफली ऑब्जर्व किया, लेकिन जो दूसरा पार्ट है दैट इज ब्रेन, उसकी डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। When we talk about brain, brain is the particular या central या main part of central nervous system. Brain is composed of 3 basic components या parts, जिसको हम कहते हैं forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain is further composed of 3 basic parts. First one is thalamus, second is limbic system and third one is cerebrum. These 3 parts are able to be formed in the forebrain. Forebrain is the largest part of the brain. इस forebrain के केस में हम कहते हैं कि thalamus as a relay center काम करता है, मतलब ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम। यहां पे जरा ये बात नोट करें कि थैलेमस ने रिसीव की सेंसरी इंफॉर्मेशन, अब जिस वक्त ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, नाउ दैट सेंसरी इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड टुवर्ड्स द लिम्बिक सिस्टम और टुवर्ड्स द सेरिब्रम। सेंसरी इंफॉर्मेशन को लिम्बिक सिस्टम की तरफ कब सेंड किया जाएगा? व्हेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक। अगर इंफॉर्मेशन बेसिक है या प्रिमिटिव है तो उसको सेंड किया जाएगा लिम्बिक सिस्टम की तरफ, और अगर जो इंफॉर्मेशन एडवांस है तो उसको सेंड किया जाएगा सेरिब्रम की तरफ। तो इसका मतलब यह हुआ कि थैलेमस एज अ रैले सेंटर के तौर पर काम कर रहा है बिटवीन सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। दैट इज नॉट अ रैले सेंटर बिटवीन सेरिब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम, दैट इज अ रैले सेंटर बिटवीन सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम, यानी कि इंफॉर्मेशन को या तो लिम्बिक सिस्टम की तरफ या सेरिब्रम की तरफ भेजा जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं दैट कंटेन सेंसरी इनपुट फ्रॉम विजुअल और ऑडिटरी पाथवे। लिम्बिक सिस्टम जैसे कि बेसिक इमोशंस के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन या प्रिमिटिव इंफॉर्मेशन जो सेंसरी इंफॉर्मेशन थी उसको रिसीव करेगा, तो ये प्रेजेंट होता है बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। ये बेसिक इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें फेयर है, रेज है, ट्रंक्विलिटी, थर्स्ट, हंगर एज वेल एज सेक्सुअल अराउजल। तो ये जितने भी बेसिक इमोशंस हैं उसके लिए लिम्बिक सिस्टम काम करेगा। लिम्बिक सिस्टम के फर्दर 3 सब पार्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, दूसरे नंबर पे अमिग्डाला एंड थर्ड वन इज द हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली अ कनेक्शन बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एज वेल एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। इससे मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन और ऐसे रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं जो कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल से हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम डिफरेंट ग्लैंड्स। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक।
अमिगडाला जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बेसिक इंफॉर्मेशंस को जो है वो प्रोसीड करता है, जिसमें हैप्पीनेस है, जिसमें फेयर है, रेज है, किसी भी किस्म की ट्रैंक्विलिटी या इस किस्म की एक्टिविटीज को काम करने के लिए अमिगडाला का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और हिप्पोकैम्पस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी, तो दैट इज एसोसिएटेड विद मेमोरी, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा जो पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ फोरब्रेन, फर्स्ट वन थैलेमस, सेकंड लिम्बिक सिस्टम एंड थर्ड वन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है, जो थर्ड पार्ट है, दैट इज लार्जेस्ट पार्ट, और इसके दो हाफ होते हैं जिसको हम नाम देते हैं लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर है, इन दोनों को कनेक्टेड किया जाता है विद बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्सॉन्स, जिसको नाम देता है कॉर्पस क्लोसम। नाउ यू शुड अवेयर अबाउट द टर्म ऑफ कॉर्पस क्लोसम एंड कॉर्पस ल्यूटियम, जो हमने रिप्रोडक्टिव साइकिल में ओवरी में रप्चर्ड फॉलिकल के लिए कॉर्पस ल्यूटियम कहा था, और जो दोनों के दरमियान कनेक्टिंग लिंक है हेमिस्फीयर के दरमियान, उसको कहा जाता है कॉर्पस क्लोसम। सेरिब्रम की जो आउटर लेयर होती है उसको हम नाम देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि आउटर रीजन है, और ये फोल्डिंग और कन्वोल्यूशंस बनाता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ऑफ द सेरिब्रम इंक्रीज हो जाता है। इसका काम क्या है, जैसे हमने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के वक्त कहा कि दैट रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म एडवांस फंक्शन या पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेसेस। पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेसेस क्या है, मतलब कि स्पीच है, मेमोरी है, मेमोरी फॉर्मेशन, जजमेंट है, थिंकिंग है, तो इस तरह के प्रोसेसेस जिसमें हम कहें कि स्पीच, जजमेंट, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एज वेल एज वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल्स की जो वॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, जो एडवांस प्रोसेसेस हैं, जो कि लर्निंग के साथ रिस्पॉन्सिबल हैं, और इसका भी सेरिब्रम भी मेमोरी फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड पार्ट देखिए ब्रेन का, जो सेकंड पार्ट है फोर ब्रेन के बाद, दैट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन ह्यूमंस में रिड्यूस होता है। इसका काम क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आईज एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन, दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीनिंग द इनपुट इंफॉर्मेशन बिफोर रीचिंग हायर ब्रेन। मिड ब्रेन का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान मौजूद होता है, और ये इंफॉर्मेशन को स्क्रीन करता है बिफोर रीचिंग टुवर्ड्स द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन। अब हायर सेंटर ऑफ ब्रेन कौन से हैं, फोर ब्रेन का जो सेरिब्रम का पार्ट है दैट इज हायर सेंटर, तो इसलिए मिड ब्रेन जो है वो ये काम करता है। थर्ड पार्ट देखिए, तो दैट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है उसके फर्दर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। मेडुला जो है वो ऑटोनॉमिक फंक्शंस यानी कि इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को मेंटेन करता है, जिसमें ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर एंड सोलिंग, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो मेडुला से। और पोन्स जो है वो रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। अब यहां पे एमसीक्यू याद रखिए, मेडुला का काम सिर्फ ब्रीदिंग के लिए है, और ब्रीदिंग के पैटर्न और रेट को मेंटेन करना किसका काम है, पोन्स का। ये ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और लास्ट पे सेरिबेलम, जो कि मोस्ट एडवांस होता है इन केस ऑफ बर्ड्स, और उनमें कंप्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका काम क्या है, कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट ऑफ बॉडी, मेंटेन बॉडी पोजीशन, बॉडी की पोजीशंस को मेंटेन रखता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा लर्निंग एंड मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर, तो बिहेवियर के लिए जो मेमोरी को स्टोर किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन के तीन पार्ट हैं जो कि मेमोरी की स्टोरेज के लिए काम कर रहे हैं। फर्स्ट वाज हिप्पोकैम्पस, सेकंड इज सेरिब्रम एंड थर्ड वन इज सेरिबेलम। तो ये तीन पार्ट जो हैं वो मेमोरी के लिए काम करते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि मेमोरी के लिए कौन कौन से पार्ट, तो फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के पार्ट जो है वो मेमोरी की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड पार्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड, जिसके बारे में हम रिफ्लेक्स एक्शन के स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने देखा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो उसके अंदर दो बुनियादी रीजन्स होते हैं। सेंट्रल पार्ट इज ग्रे मैटर जो कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स रखता है, और पेरिफेरल पार्ट जो उसको व्हाइट मैटर का नाम दे देता है, जिसमें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, और उसका बुनियादी काम क्या है, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को मेंटेन करना। तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की दैट वाज अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड।
जी, तो ये जो पार्ट हमने ब्रेन की डिस्कशन कंप्लीट की। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर हम कंक्लूड करें, जो नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन है, तो उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने कहा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन की डिस्कशन हमने यहाँ पे की और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर के बारे में हमने जब रिफ्लेक्स एक्शन का जो मैकेनिज्म था या पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स आर्क था उसको देखा, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड के जो फर्दर क्रॉस सेक्शन में देखा कि उसमें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर मौजूद होता है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ दूसरा जो सिस्टम है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर प्रीवियसली जो मैंने लास्ट टाइम जो बात की, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसके दो पार्ट्स हैं, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन है। अब मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन जो है ये क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, जो कि टुवर्ड्स द इफेक्टर मैसेज को लेके जाती हैं, उनको हम कहते हैं ये मोटर न्यूरॉन है। और जो मैसेज को टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जाती हैं उनको हम नाम देते हैं सेंसरी न्यूरॉन। लेकिन जो ये न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन और दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम नर्व। अगर न्यूरॉन और नर्व देखें तो नर्व के केस में हम कहते हैं दैट इज कलेक्शन ऑफ एक्सॉन दैट इज बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, तो उसको हम नाम देते हैं नर्व। नर्व जो है ये दो तरह की होती हैं, एक को हम नाम देते हैं क्रेनियल नर्व और एक के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है स्पाइनल नर्व। तो दो तरह की ये नर्व्स हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है इनके मैसेज को ले जाने पे। जैसे क्रेनियल नर्व जो है वो क्रेनियम से अराइज होती हैं, ब्रेन से अराइज होती हैं और ब्रेन की तरफ ही मैसेज को लेके आती हैं। इनके लिए हम कहते हैं ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स होते हैं और या 24 होती हैं। और स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू बी अराइज्ड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड लीड टू द स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए हम इनको स्पाइनल नर्व का नाम देते हैं, जिनकी तादाद 31 पेयर्स होती है। तो अगर हमें यह पूछा जाए कि ह्यूमन में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टोटल नर्व्स की तादाद कितनी है, तो 12 एंड 31 जो पेयर्स की सूरत में होंगी। और अगर हम इनको कंप्लीट देखें तो टोटल जो पेरिफेरल नर्व में हम कहते हैं 86 नर्व्स जो है वो बनती हैं, या 43 पेयर्स ऑफ नर्व। और फर्दर क्लासिफिकेशन में 12 पेयर और 31 पेयर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंटली हमें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि टोटल नर्व्स पेयर की सूरत में कितनी है, टोटल नर्व्स कितनी है, या पेरिफेरल और क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स की तादाद क्या है। यहां तक आज के हमारे लेक्चर की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले